हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा साहब। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम न्यूज़ पर। हुक्मरान इत्तेहाद अपनी चाल चलने में कामयाब रहे। पार्लियामेंट की बालादस्ती के दावेदार जीत गए। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस मुकर्रर हैं और पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात पर सदर जरदारी ने भी अब मंजूरी दे दी है। 26 अक्टूबर हल्फ बर्दारी का दिन मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब सीनियर होने के बावजूद आला अदलिया की सरबराही हासिल ना कर पाए। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का मंजरनामा आखिर क्या होगा, इस पे हम काफी डिटेल में बात करेंगे क्लासरा साहब से। दूसरी तरफ तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। वकला मचल के जमा कराने के लिए अदालतों में चक्कर लगाते रहे, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद रिहा कराने में नाकाम रहे। अहम वक्त में बुशरा बीबी की जमानत मंजूरी, आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? अफवाहें फैलाकर दूसरी तरफ मुल्की निज़ाम ख़राब करने वालों का शिकंजा कस दिया गया। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पर अब अफवाहें फैलाकर अफरा तफरी पैदा करने वाले अनासिर पर आनी हाथ डालने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और इसकी जद में कौन कौन आएगा। जबकि इसके अलावा दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने बरतानिया में मुश्किल दौर के साथियों को भुला दिया। नून लीग बरतानिया चैप्टर सरमायादारों के हवाले है। अब अहम साथी कैसे और क्यों साइडलाइन कर दिए गए? अस्सलाम क्लासर साहब। जी क्लासर साहब, सबसे पहले तो जो अहम न्यूज़ है उसी पे बात करेंगे। अब जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिए गए हैं। पूरा एक प्रोसेस चला। 26वीं आईनी तरमीम जो है वो इसके लिए मंजूर की गई, फिर कमेटी बैठी। ये बताएगा आखिर में वो भी एक क्रेडिबल जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह भी एक क्रेडिबल अपराइट जज समझे जाते हैं। आखिर में क्या वजह बनी कि जस्टिस मंसूर अली शाह द सीनियर मोस्ट जज उनको नहीं चूज़ किया गया और जस्टिस याहिया अफरीदी पर इत्तेफाक हुआ? ये बड़ा अहम सवाल है और मेरा ख्याल इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो इसी सवाल को डिबेट कर रहा है। अब इसमें 2-3 चीज़ें ये बड़ी अहम हैं। मैं लोगों को बहुत सारा ये ऑब्वियस होगा, उनको रीज़न का पता होगा। पाकिस्तानी लोग जो हैं बाशऊर हैं, हम एंकर से या हम जर्नलिस्ट है, इवन वो बेहतर चीज़ें समझते भी, एनालाइज भी करते हैं। लिहाजा इसमें जाए बगैर के क्या हुआ कैसे हुआ लोगों को पता होगा। 2-4 और चीज़ें हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है। एक तो अब ये देखें कि 12 जुलाई से पहले वो कहते हैं ना कि कैसे यहाँ पे ट्विस्ट ऑफ फेट आते हैं। मैं थोड़ा उस पर बात करना चाह रहा हूँ। 12 जुलाई से पहले कुछ सोच नहीं सकता था कि इस मुल्क में इतनी बड़ी तब्दीलियाँ आ जाएंगी। विद इन 2 मंथ्स आप देख लें, हम इसमें अक्टूबर में हैं, उसकी अब जुलाई अगस्त सितंबर दरमियान में 2 महीने गुजरे हैं कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी चेंजेस आ गई हैं। उस वक्त अगेन ये कहा जा रहा था कि ये जो चीफ जस्टिस होंगे वो आपके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, सीनियर होंगे, और ये उससे 90s के मिड 90s से ये चीज़ वो चल रही है। ये बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत में जो फैसला आया था चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने किया था अल जिहाज ट्रस्ट केस में कि सीनियर जज जो होगा वो ही बनेगा चीफ जस्टिस, जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी तो ख़त्म हो गई थी। जो पावर्स ले ली गई थी उनसे पार्लियामेंट से, या कि पार्लियामेंट तो थी नहीं, वज़ीर आज़म वगैरह या उसके सदर की जो भी थी लॉ मिनिस्ट्री की। ये पहली दफ़ा हुआ कि इतने बड़े उसके अरसे के बाद कि आपने उसको पूरे स्ट्रक्चर को चेंज किया। अब उसके ये चेंज के पीछे क्या वजूहत थी हुकूमत के जहन में? ये अचानक ये क्या चीज़ है? मतलब सम टाइम वो कहते हैं ना कि अब याहिया अफरीदी साहब का कहीं दूर दूर तक नाम ही नहीं था। ये जुलाई तक कोई सोच भी नहीं सकता। जुलाई को छोड़ें, अभी मेरे लगा 2-3 हफ्ते पहले तक कोई नहीं सोच सकता था। इवन 1 हफ्ता पहले भी कोई नहीं सोच सकता था कि जनाब के याहिया अफरीदी साहब आएंगे। अब इसमें फेट एंड चांस की ज़रा देखें ना। सम टाइम किस्मत जो है मतलब क्या अपने रोल प्ले कर रही होती है कि जो लोग मोस्ट सीनियर थे, अब इसमें इजाजुल हसन साहब थे, वो इस्तीफा दे गए थे, अगर आपको याद, उनको होना चाहिए था, सीनियर वो थे। फिर मंसूर अली शाह साहब, फिर मुनीब साहब, फिर चौथी जगह पे आपके जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। जरा आप फेट एंड चांस देखें ना कि चीज़ें कैसे आपकी किस्मत में अगर लिखी हुई होती हैं तो वो कैसे आपको मिलती हैं। वो कहते हैं ना कि बाज़ दफ़ा कि आप अपने पास बैठे, अगर जो चीज़ आपकी किस्मत में होनी है ना वो आपको मिलनी है। मतलब बाद लोग उस पर रैशनल बुनियादों पे इस पर नहीं यकीन करते, वो फेट एंड चांस पे नहीं जाते, वो एफर्ट्स पे उन पे बिलीव रखते हैं या क्वालिफिकेशन पे, कबलियत पे। लेकिन ये जस्टिस अफरीदी साहब वाला जो केस है ये एक क्लासिक केस है फेट एंड चांस का, कि इनसे ऊपर 3 नहीं 4 जजेस है। इजाजुल हसन साहब इस्तीफा दे करके, फिर जैसे आपने मंसूर साहब का कहा, फिर उसके बाद ये मुनीब साहब चौथी जगह से उठ के उनको चीफ जस्टिस बन गए हैं। सो एक चीज़ तो ये है कि जो हम यहाँ पे कहते हैं सम टाइम जो आपको मिलनी है चीज़ वो आपको मिलनी है। आपको उसके लिए
साजिशें करने की, लॉबिंग करने की, मीटिंग्स करने की, किसी से खुफिया तौर पे जाके बुरके मतलब पर्दे पहन के लोग करते हैं अमूमन तौर पर। मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। या अफरीदी साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया, ना वो किसी लॉबी का हिस्सा बने, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया, ना कोई सोशल मीडिया में वो डिस्कशन हो रही थी, ना यूट्यूबर जो है उनको चढ़ा बढ़ा के, आराम से वो घोड़सवारी कर रहे थे। वो सुना उनकी हॉबी है घोड़सवारी करना, वो 3 दिन वो करते हैं आराम से, और ना वो टीवी देखते हैं ना हमारे चैनल। ये तो सबसे बड़ी ब्लेस्ड चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा वो, मैं उनको नुसरत जवेद साहब कह रहे थे कि शायद वो अखबार वगैरह इंग्लिश का कोई पढ़ते। सो ही इज अ वेरी क्लासिक इंग्लिश स्टाइल जज, जो हम सुनते थे फिल्मों में देखते थे, इंग्लिश स्टाइल जज है वो। उनका लगता भी है और उनका ये ब्राटअप भी है, उनकी ग्रूमिंग भी है ऐसी जस्टिस साहब की। सो एक तो चीज़ ये है। दूसरी ये है कि जिन लोगों ने ये मतलब लॉबिंग की और हुई है, मतलब है उसमें दोनों साइड से हम कह सकते हैं, तो उनको तो हाथ में कोई चीज़ें नहीं है। या सच प्रॉब्लम कहाँ से इनमें जो मेरा ख्याल अराइज हुआ है, वो हुआ सारा 12 जुलाई की जो आपकी जजमेंट थी। अभी मैं इस पे 12 जुलाई पे आता हूँ। हमारे दोस्त हैं मेजर आमिर साहब, बड़े मशहूर ज़माना वो रहे सपाई, मतलब मास्टर तो मैं नहीं कहूँगा, बट उनके बहुत सारे उनके क्रेडिट पे कारनामे हैं मेजर आमिर साहब के। उनसे मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, तो उन्होंने एक वाक़या सुना है जो इस सूरत हाल पे पूरा उतरता है। उन्होंने कहा जनाब के नवाब कालाबाग ने इनके बारे में कहा था, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब के बारे में, कि जिस सियासतदान से ये हाथ मिला लेते हैं ना, उसके बाद इक़्तिदार उनसे मीलों दूर हो जाता है। आजकल उन्होंने कहा ये पीटीआई का असर हुआ है कि पीटीआई भी जिस जर्नल और जज के पीछे खड़ी हो जाए, वो बेचारा भी अपने ओहदे पे नहीं रहता। ही वाज रिफरिंग टू जनरल फैज। और बाकी अभी ये मौजूदा हम सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं। सो कुछ जरा पीटीआई को भी देखना चाहिए कि जिन लोगों के जिनके ये खिलाफ थे, वो सारे के सारे ओहदों पे पहुंचे हैं। मतलब ये उनके जनाब आसिम मुनीर साहब के खिलाफ थे, वो आर्मी चीफ लग गए। ये जनाब फैज ईसा साहब के खिलाफ थे, वो जनाब आपके चीफ जज लग गए। सो इनको थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनी बदलनी चाहिए थी कि भाई साहब हमें थोड़ा सा इस कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए। कौन जर्नल लग रहा है, कौन जज लग रहा है, हमें साइड्स नहीं लेनी चाहिए। लेट द, वो कहते हैं ना, एक लॉ टेक इट्स ओन, वो जो कोर्स होता है। लेकिन वो हर जगह पे ये पार्टी बने हैं, ये पार्टी टू द प्रोसीडिंग बनी है पीटीआई, वो जर्नल्स के वक्त हूँ या आपके जजेस के वक्त। और दोनों दफ़ा इन्होंने बैठ के ऐसे लोगों को अपना मुखालिफ बना लिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, जिसकी मतलब है। अब अगर आप इस तरीके से देखें, इमरान खान साहब का मसला किससे था, थोड़ा सा इसके अगर बैकग्राउंड में जाए। इमरान खान साहब का प्रॉब्लम था जनरल बाजवा साहब से कि उन्होंने आपको रजीम चेंज किया। उस वक्त जनरल आसिम साहब दूर तक नहीं थे, ना वो डीजी ISI थे, ना DGMI थे, ना डीजी ऑपरेशन थे, ना वो GHQ में पोजीशन कोई उनकी होते ना इंपॉर्टेंट, वो होल्ड करके बैठे थे। भाई वो बन रहे हैं, नहीं बने, आपका प्रॉब्लम उनके साथ है। नया आर्मी चीफ बनने वाले, आपने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया फॉर द सेक ऑफ जनरल फैज कि जनरल फैज को बनाएंगे। उसका नतीजा ये निकला कि आपने जो फ्यूचर का आर्मी चीफ था उसको अपने खिलाफ कर लिया। वो भी इंसान, हमें गोश्त पोस्ट के इंसान है ना। हम ये तवक्को रखें इनसे, ये जनरल आसिम मुनीर साहब से या ये चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब से कि इनको रैशनल रहना चाहिए, इनको न्यूट्रल रहना चाहिए, इनको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। इनको यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो गाली गलोच हो रही है, जो ट्रेंड चल रहे हैं, जो आपके बारे में कहा है, आपने इससे अफेक्ट नहीं होना। ये पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि रोज किसी को 24 घंटे अगर आप उसके बारे में कुछ तबरा पढ़ेंगे, वो अफेक्ट होगा। वो कहते हैं अगर कि मैं अफेक्ट नहीं हो रहा था, तो वो फिर मेरा नहीं ख्याल है वो सच बोल रहे हैं। हम इंसान होते हैं। तो आपने वो कार्रवाई की, फिर उस वक्त काजी साहब लगने लगे, उस वक्त प्रॉब्लम हुए, उनको भी अपना मुखालिफ कर लिया। आज मैंने जो अच्छी चीज़ सुनी है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वो मैंने 2 चीज़ें सुनी हैं और मुझे नहीं पता कि वो कितने दिन तक पीटीआई वाले जो हैं उसको बर्दाश्त करेंगे। एक सलमान अकरम राजा साहब का मैंने क्लिप सुना है, एक उमर अयूब साहब का, बड़ी उन्होंने सेन और अच्छी बातें की हैं। उन्होंने ये कहा, उमर अयूब साहब से पूछा गया जब नए चीफ जस्टिस साहब के हवाले, उन्होंने जनाब वो जज साहब में मुकर्रर हो गए, हम उनके सामने जाएंगे, अपना केस पेश करेंगे। मींस इट वाज अ वेरी सेन एंड वेरी वाइज अप्रोच भाई उमर अयूब खान साहब, कि हम आते ही सींगों पे नहीं उठाना जैसे आदत है पीटीआई का। जो बंदा नया आया है अगर वो हमारे साथ नहीं है तो हमारा मुखालिफ है। वही वाली बात जो जॉर्ज बुश ने की थी 9/11 के बाद, उन्होंने कहा था इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, देयर आर नो न्यूट्रल ग्राउंड। वही पॉलिसी पीटीआई ने यहाँ रखी हुई, मीडिया में भी रखी हुई है, उन्होंने सोशल सर्कल में भी रखी हुई है, उन्होंने यहाँ जुडिशरी में भी रखी हुई है, आर्मी में भी रखी हुई है कि कोई सहाफ़ी है, कालम निगार है, एंकर है, यूट्यूबर है, सोशल इन्फ्लुएंसर है, या जज है, या जर्नल है, या तो हमारे साथ है हमारा दुश्मन है। दरमियानी रास्ता उन्होंने किसी के लिए नहीं छोड़ा। सो आज एक उन्होंने अच्छा बयान दिया। दूसरा सलमान अकरम राजा साहब ने अच्छी बात की। उनसे किसी ने सवाल पूछा वो जी धरना, क्योंकि वो धरना और प्रोटेस्ट के अगेंस्ट उन्होंने बात की। उन्होंने कहा भाई साहब बस कर दें, रोजाना की बुनियादों पे आप ये जी के मतलब गैरत और आपने मतलब अपने बना ले गैरत बगैर। उन्होंने कहा नौजवानों को निकालते हैं, वो फिर बेचारे अंदर चले जाते हैं उनको, और अभी तक तो वो पिछले प्रोटेस्ट वाले भी जो हैं वो रिहा नहीं हो पाए। वो भी अभी बात की उन्होंने कहा जो लोग ये धरने करवा रहे हैं ना,
वो बेसिकली हर दफ़ा आते हैं और 1500-2000 बंदा गिरफ्तार करके चले जाते हैं। सो हमारा वर्कर बेचारा गरीब है, कोई मजदूरी वाला है, कोई दिहाड़ीदार है, उसकी फैमिलीज है, आप इसी काम पे लगे होंगे। हर 15 दिन बाद धरना देना है, डी चौक आना है, बेचारों ने मारकुट खानी है, गिरफ्तारियां देनी है, फिर उनके घर वाले जलील होंगे, आप नए 1500 और पकड़ ले आते हैं कि जी चलें। सो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत के रिप्रेशन है, स्टेट हमारे साथ ज्यादती करे तो हमें किसी स्ट्रेटजी के साथ, किसी पॉलिसी के साथ ये चलना चाहिए। बहरहाल आज का लतीफ़ा तो वही है जो मेजर आमिर साहब ने कहा है कि जिसके साथ उन्होंने कहा नवाब ज़्यादा हाथ मिला ले वो पावर में नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा पीटीआई का भी वही साहब है, जिसके साथ ये खड़ी हो जाए ना, वो बेचारा वो तो अच्छा खासा जा भी रहा होता है ना, तो उसको रिवर्स लग जाता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अदलिया में एक अरसे से हम देख रहे हैं कि एक डिवाइड की बात हो रही थी, होती है और एक डिवाइड नज़र आता है। जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की अपॉइंटमेंट होने वाली थी, तब ये अज्यूम किया जा रहा था, ये उम्मीद थी बहुत ज़्यादा कि शायद ये डिवाइड वो ख़त्म कर पाएंगे, लेकिन हमने तो देखा कि उसके बाद डिवाइड जो है वो मज़ीद गहरा ही हो गया। क्या जस्टिस याया आफरीदी ये कर पाएंगे? इज ही द बेस्ट चॉइस कि वो ये डिवाइड, ये तकसीम जो है वो ख़त्म कर सकें? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरा ख्याल इस वक्त इस पर सबको सोचना चाहिए। दो चीज़ें हैं, एक तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी के जहन में था कि ये काजी फैज़ ईसा साहब बन रहे हैं चीफ जस्टिस और ये डिवाइड खत्म करेंगे, एटलीस्ट नॉट इन माई माइंड। और मेरा ख्याल बहुत सारे लोग मेरे इस बात के साथ वो करेंगे, क्योंकि काजी साहब का जो भी था, काजी साहब की भी किसी के साथ नहीं बन सकी बेंच में, फॉर वट एवर रीजन, काजी साहब ठीक थे या वो गलत थे, इसको छोड़ देते हैं। हर चीफ जस्टिस के साथ काजी फैज़ ईसा साहब का भी प्रॉब्लम रहा है। उनका आसिफ सईद खोसा साहब के साथ मसला रहा, उनका जनाब इससे पहले हमने देखा गुलजार साहब के उसमें प्रॉब्लम रहा जब वो चीफ जस्टिस थे, लेकिन ज़्यादा यहाँ से शुरू आसिफ सईद खोसा साहब से, फिर हमने देखा साकिब निसार साहब के साथ रहा, उमर अता बंदियाल साहब के साथ रहा, यहाँ तक रहा, इवन इनकी लेटरबाजी चल रही, यहाँ तक रहा कि इनके फेलो जजेस ने, चीफ जस्टिस ने इनके खिलाफ एक बेंच बना के फैसला दे दिया कि आप इमरान खान साहब का केस नहीं सुन सकते, जो कि बड़ी ज्यादती थी। अगर वो नहीं है, ही इज नॉट फिट टू बी अ जज कि वो किसी का केस सुने, तो फिर उनके खिलाफ जुडिशियल वो बुलाएं, कोई रेफरेंस आया था आपके खिलाफ, फिर उनको फारिग कर देते, फिर उनको बिठाया हुआ क्यों तनख्वाह ले रहे हैं, आपने उनको बिठा दिया। जो मेरा ख्याल है ये गलत उनकी चीज़ थी कि ये जज साहब जो हैं ये इमरान खान साहब के केस से नहीं सुन सकते। करने वाले कौन थे? उमर अता बंदियाल साहब हैं, साकिब साहब हैं, फलां फेलो जजेस ने फैसला दे दिया। दैट वाज वेरी यूनिक इन जुडिशियल हिस्ट्री। सो वो एक दरार मौजूद थी। सो ये कहना कि उनकी मतलब उन्होंने आके इस ब्रिज को ख़त्म करना तो नहीं हो सकता, लेकिन जो अच्छी चीज़ें की हैं ये काजी फैज़ ईसा साहब ने, हालांकि मैं उनका बड़ा बाद मामला क्रिटिकल भी रहा हूँ, ये पहली दफ़ा हुआ है जो पहले वाले जजेस थे वो फुल कोर्ट से डरते थे। आफ्टर वेरी का जानबूझ के लॉन्ग टाइम कोई चीफ जस्टिस आया जो फुल बेंच से नहीं डरा। दो चार चीज़ें उन्होंने अच्छी की हैं। एक, उन्होंने आते ही ये फुल कोर्ट बनाना शुरू कर दिया कि सारे जजेस की राय आना चाहिए। उमर अता बंदियाल साहब ने कभी जुर्रत नहीं की, कई दफ़ा कहा गया। साकिब निसार साहब डरते थे और जजेस डरते थे, 3 का बेंच बना दिया, खुद बैठ गए, 2 उन्होंने अपने हम ख्याल बैठा दिए, और फिर उसके बाद जो भी चांद मारी है शुरू हो जाओ। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने 5 के बेंचेस बनाए, इन्होंने मतलब उसको 13 बनाए, 15, 16, 17 इन्होंने फुल कोर्ट के इन्होंने लिए। अब 13 वाला फैसला जो जुलाई वाला आया है, 12 वाला वोमेन सीट वाला जिस पे सारा मसला शुरू हुआ है और जिस पे मेरा ख्याल है बहुत सारे उन पे वो आ रहे थे जस्टिस मंसूर साहब पे के अपनी उस क्रीज से बाहर निकल के उन्होंने चीज़ें की हैं। जो उमर अता बंदियाल ने ये पंजाब के केस में की थी, जब 20 उन्होंने एमपीज़ को रोक दिया था कि वोट नहीं डाल सकता। अब ये वो चीज़ें थी जो आप कहते हैं हमने ज़मीर के मुताबिक किया, लेकिन अब क्या करें, आपका ज़मीर अपना है, मेरा अपना है, जो लोग हमें सुन रहे हैं अपने, फिर तो 25 करोड़ लोगों का ज़मीर को कैसे आप उनको इकट्ठा करें? सो लॉ कानून के तहत जाना। सो उन्होंने उमर अता बंदियाल साहब ने जब बुनियाद रखी पंजाब में, उन्होंने कहा कि 20 वोट नहीं डाल सकते, जो कि कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो सेम इन्होंने यहाँ पे इस तरह का फैसला दिया, ये जो आया वुमेन वाला, जो उसकी आपने कल वो देखा होगा, उन्होंने डिसेंडिंग नोट दिया है, उन्होंने बड़ा पोस्टमार्टम किया है ये जस्टिस काजी साहब ने। वेरी मतलब इट्स ए ह्यूज चार्जशीट। ये चार्जशीट अगर मादरत के साथ मैं बड़े डर के कह रहा हूँ, दुनिया के और किसी महज़ब मुल्क में आती तो ये इस पे बहुत सारे मतलब मैं क्या कहूँ साइन, इस पे बड़े क्वेश्चन उठ जाते कि आपने कैसी जजमेंट लिखी है कि आपका चीफ जस्टिस आपके बारे में ये कह रहा है कि ये जजमेंट जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं, काजी फैज़ ईसा साहब ने कल लिखा है कि जो आपने फैसला किया है ये वाला, ये 12 जुलाई वाला, ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता। और उसकी रीजनिंग दी है उन्होंने कहा कि आधे जज कराची बैठे हैं, आधे आपके इस्लामाबाद बैठे, आपने कहा जी हमने बैठ के एक चेंबर में हेयरिंग कर लिया। आपने कब हेयरिंग की है, कैसे की है, मेरी अप्रूवल के बगैर आपने फैसला लोड कर दिया। आपने उन पार्टीज को नहीं बुलाया, इलेक्शन कमीशन को नहीं बनाया, बाकी हुकूमत को नहीं बुलाया, उनको हेयर नहीं किया। जो 10C आर्टिकल है आपके आइन का, एक फेयर ट्रायल का,
आपने मौका नहीं दिया और आपने फैसले लिख दिए, 2 दफ़ा आपने वो मतलब वजाहतें दे दी हैं, कैसे? सो इट वाज इंडाइटमेंट जो उन्होंने की है, काजी फैज़ ईसा साहब ने लिखी है, वो बड़ी खौफनाक एक इंडाइटमेंट इन जजेस के खिलाफ करके गए। सो काजी साहब ने जो लाइव शुरू की थी, हाँ, वो एक बहुत बड़ा स्टेप था। मैं ज़ाती तौर पर फिर कहूँ, उस वक्त मुझे याद है जब ये काम शुरू हो रहा था ना लाइव का, एक मैंने बात की, मैं काजी साहब ये ना करें, मैं इसके खिलाफ था, मैं भी उसकी मैं दोबारा बता देता हूँ, लोगों को भूल गया होगा। मैंने कहा कैमरा जो है ना ये बड़ी खौफनाक चीज़ है, इस कैमरे ने लोगों को बनाया भी है और लोगों को बिगाड़ा भी है, मेक और ब्रेक भी किया है। रीज़न कि जब यहाँ नई नई चीज़ें आई ना पहले, अच्छा लोगों के लिए एंटरटेनमेंट थी, जब 2002 में मतलब टीवी चैनल्स है, लोगों को लगा उन्होंने सियासतदान देखे, एंकर देखे, सहाफ़ी देखे, इट वॉज ए न्यू फन, पहले एक टीवी होता था। ऐसा ऐसा हम एंकर एक्सपोज हुए, लोगों ने हमें देखा, वो मतलब इज्जत करते थे, सोचा, फिर उन्हें पता लगा यार ये तो बहुत बड़े कोई और लेवल के लोग हैं यार, हमने रिस्पेक्ट लूज की बिकॉज ऑफ कैमरा। फिर सियासतदानों ने लूज की, जो लड़ना शुरू किया, मार कुटाई, पानी फेंक रहे हैं, चमाटे मार रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हुआ, वो लूज की। सो उसके बाद ग्रेजुअली पार्लियामेंट ने लूज की, जब पार्लियामेंट से लाइव कार्रवाई शुरू हुई तो लोगों ने कहा यार हम तो इनको बड़ा मुझे समझते थे यार, ये तो हमसे क्या गुजरे, गालियां दे रहे हैं, लड़ाई चढ़ाई। मैंने कहा था फॉर गॉड से ये जुडिशरी के साथ होगा, आप कैमरा लगा रहे हैं, जो थोड़ा सा रहे साहब भरम है ना, ये खत्म हो जाएगा आपका, ये मत करें। वही कुछ हुआ, वो अच्छा स्टेप था। लेकिन वो जब लोगों ने देखा कि यार के उन्होंने कमेंट सुने, चीजें सुनी, मैं मजीद कुछ नहीं कह सकता। सो वो जो एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट था, था, ग्रेंजर था, अ बिट फेयर था ये कोर्ट का, वो खत्म हुआ। लोग एजुकेट हुए होंगे। सो मुझे नहीं पता याया अफरीदी साहब जो क्लासिक इंग्लिश जज हैं वो इसको अलाउ करते हैं या बंद करते हैं। अच्छा, अगर आई डोंट नो कि वो इसको इस पे क्या करते हैं। लेकिन मकसद तो यही था, ट्रांसपेरेंसी और दिखाना और एक ओपन जो है वो ट्रायल करना जो है वो मकसद था। उसका नतीजा मैं वही कह रहा हूँ ना, क्या चीजें निकली। अच्छा, तो आप ये तो बताएं ना कि याया अफरीदी को आप समझते हैं, जस्टिस याया अफरीदी के वो जो वकला जजेस में जो डिवाइड है उसको खत्म कर पाएंगे? मेरा ख्याल है इज द बेस्ट ये सूटेड जज। यस, मैं उनकी काजी फैज़ ईसा साहब नहीं कर सकते थे। काजी साहब की एक अपना एक राय है, फिक्स्ड माइंड है उनका, जो मुझे लगता है, बट ही इज अ काबिल जज, इसमें कोई शक नहीं। अगरचे मैंने फिर कहूँगा 2-3 मतलब उनकी मुझे जजमेंट्स पे एतराज़ात हैं जो अल हुदैबिया केस में दिए थे, जिससे नवाज शरीफ फैमिली को बड़ा फायदा हुआ था। उन्होंने जिस तरीके से उसको क्लोज किया था टेक्निकल ग्राउंड, और साथ में उन्होंने ये भी ऑर्डर किए थे मीडिया को, मुझे आज तक नहीं भूली वो उनकी बात। वहाँ से मुझे उनका आज भी मुझे फील होता है कि वो उनकी फेयर उनकी नहीं थी। उन्होंने कहा था, जनाब पैमरा को बुलाया काजी साहब ने कि जनाब कि अब जाएं, और जब तक ये केस मैं सुन रहा हूँ अल हुदैबिया मनी लॉन्ड्रिंग वाला, ये बड़ा एक कहते हैं ना क्लोज एंड शट केस था। उसमें इसाक डार साहब का वो था एतराफ़ी, उनका 40 पेजेस का वो था, एक एफिडेविट था। उन्होंने डिटेल से बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की गई थी, काजी फैमिली लंदन की, डॉलर, बैंक ऑफ अमेरिका, बला बला चीज़ें थी। वो सबसे ज़्यादा खौफनाक केस था इनका। पूरी शरीफ फैमिली के लोगों के नाम थे, सब कुछ सबूत भी थे। वो केस क्लोज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ वन थिंग कि टेक्निकल के टाइम बार हो गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने और भी, जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे वहाँ से अपने जिला वतनी से 2007 में आए थे, उस जनाब मुशर्रफ के साथ मुआहदे के बाद, तो वही इफ्तिखार चौधरी साहब ने टाइम बार ये फैसला उठा के उन्होंने सारी उनकी सजाएं भी माफ़ की थी, और 50 करोड़ रुपया नवाज शरीफ साहब ने जो उनको नैब को दिया था 40 करोड़ रुपया, वो भी वापस करवाया था, वो भी टाइम बार थे। सो सुप्रीम कोर्ट चाहती तो टाइम बार फैसले भी करती है जहाँ पे सूट करता है। इनकी वो चलो टाइम बार आपने कर दिया, मान लिया, जो मुझे काजी साहब पे है, मतलब उनके बहुत सारे अच्छे फैसले भी किए पिछले दिनों में उन्होंने। लेकिन उन्होंने उस वक्त एक ऑर्डर किया था जिसको गैगिंग ऑर्डर कहते हैं मीडिया के लिए। उन्होंने कहा जब तक ये केस मैं सुन रहा हूं, ये केस चल रहा है, उन्होंने पैमरा को बुलाया, अगर कोई यहाँ पे चैनल, कोई एंकर इसको डिस्कस करे तो आपने उसको बंद कर देना है और उनको जुर्माने करने हैं। मतलब मीडिया को मुंह बंद करवाने के बाद उन्होंने फैसला किया और फिर वो केस क्लोज कर दिया गया। अच्छा, एक चीज मेरे आज तक मुझे खटकती है कि उससे मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि पीटीआई की अब क्या लाए अमल होगा। हमने अभी डिस्कस किया, सलमान अकरम राजा साहब ने काफी सेन स्टेटमेंट दी, उमर अयूब साहब ने जो है वो एक सेन बात की, समझदारी वाली बात की। लेकिन थोड़े टाइम पहले बैरिस्टर गौहर साहब भी ये बात कर चुके हैं, अली अमीन गड्ढापुर भी ये बात कर चुके हैं प्रोटेस्ट की। आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी प्रोटेस्ट वाली सूट करेगी? बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम वो क्यों चाहेंगे कि वो जस्टिस याया अफरीदी के रॉन्ग साइड पर खड़े हों इस किस्म का प्रोटेस्ट करके या इस किस्म की कोई तहरीक चलाकर, क्योंकि 3 साल तो उन्होंने ही चीफ जस्टिस रहना है। एक तो बैगेज नहीं है उनका जस्टिस अफरीदी साहब को, जैसे मैंने कहा क्लास से एक इंग्लिश जज है, उनके बारे में जो राय सब लोग ये कह रहे हैं, कोई उन्होंने ऐसी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े, उन्होंने बिल्कुल मेरिट पे और बड़े इंसाफ पे उन्होंने राय दी, जहां भी राय दी बड़ी सटल राय दी, कहीं से उन पे ना स्टैंप नहीं हो सकता ये किस साइड पे। ये उनकी ब्यूटी है, ये उनकी पावर है, ये उनकी क्वालिटी। आई होप ही अगेन कंटिन्यूज। हुकूमत भी नहीं कह सकती कि ही इज आवर बॉय, इमरान खान अपोजिशन भी नहीं कह सकती ही इज आवर बॉय। अगर वो इन यूट्यूबर से
इन सोशल मीडिया से इनसे दूर रहे, वाह वाह बल्ले बल्ले के चक्कर में ना पड़े, चुक दो फटे वाला काम ना हुआ, इनसे बच गए तो यस इनसे, क्योंकि अक्सर जजेस जो है मादरत के साथ उन्होंने अपने ही यूट्यूबर्स भी बना लिए, अपने इन्फ्लुएंसर भी बुला लिए, उनको चैम्बर में मुलाकातें भी होती हैं, फीड भी किया जाए, माजी में चीजें होती रही हैं ऑन रिकॉर्ड। ये लेकिन लगता है कि पहली दफा एक थोड़ा सा जज डिफरेंट आ रहे हैं, सो ही हैज, इनको एज है इन पे दूसरे जजेस की निस्बत के, इस ये जुडिशरी जितनी पोलिटिसाइज हो चुकी है, जितनी डिवाइड हो चुकी है, जितनी यहाँ पे आके हमलावर हो चुके हैं, इन्होंने जो इनकी बिग टास्क है, इन्होंने अपनी इसको सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिकल फोर्सेस से बचाना है। ये जो सारे के सारे जाते हैं और पूरी सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर होते हैं और कुछ जजेस साथ मिल गए, कुछ ना मिले, इनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन्होंने अदालत को इस पॉलिटिकल, इस क्लाउड से, इम्पैक्ट से और प्रेशर जो है पीटीआई डालती है, इधर से हुकूमत डालती है, इससे इन्होंने अपने आप को बचाना है। ये बचा गए तो मेरा ख्याल दैट वुड बी एक ह्यूज एक इनके, मुझे लगता है कि वो इस तरह की कुछ चीज़ कर सकेंगे, क्योंकि वही ना बड़ा नहीं है, बैगेज नहीं है उनका बाकी उनके जजेस की तरह, और फिर उनको घर बैठे बैठे मिल गया सर, कोई लॉबिंग नहीं है, किसी का एहसान नहीं है, मेरिट पे हुए हैं और पार्लियामेंट ने किया है, सो किसी का अब्लाइज भी नहीं है, फेट भी उनके साथ है, फेट भी उनके साथ है, लक वाली बात है। मतलब मैं तो ऑलरेडी भी लक पे बिलीव करता हूं, अब तो मजीद मुझे यकीन आ गया कि चौथी जगह से बंदा, यार आपके सामने से 3 रास्ते हटाए गए हैं, किसी को रिटायर किया गया है और अगर किसी ने इस्तीफा दे दिया है, किसी ने कोई ऐसे फैसले दे दिए वो कंट्रोवर्शियल हो गया, आपकी जगह बन गए, सो ही इज लकी बॉय। ठीक है क्लासा साहब, मजीद स्टोरीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बट सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।